जाओ मनीष जी। ठीक है, पहले हमने क्या किया, फोर्स। ओके, फोर्स के हमने टाइप्स पढ़े। पहला, सबसे पहला टाइप पढ़ा है ना। उसके बाद दूसरा टाइप पढ़ा आपने फ्रिक्शन। दोनों हैं फोर्सेस, दोनों के काम अलग है, दोनों फोर्सेस हैं पर दोनों के टास्क जो हैं दोनों के डिफरेंट हैं। ठीक है, अब जब ये फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगेगी, हमने वर्क भी पढ़ा बीच में। ठीक है, जब हमने फ्रिक्शन पढ़ा तो बीच में हमने वर्क की बात भी की थी, W = F/S निकाला था। अब हम वर्क जो है उसको डिटेल में करने जा रहे हैं। ठीक है, वर्क से एनर्जी है ना, और एनर्जी से पावर, पावर होगी तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो आप वर्क कर पाओगे, यही होगा है ना। पावर नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। वर्क क्या है, काम। ठीक है, तो उससे पहले क्या था, हमने कल करा डॉट प्रोडक्ट। डॉट, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है। इनका डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक ठाक है, अल्फा भी हो सकता है। ले, एक वेक्टर अरुषि ये है, B वेक्टर। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये है, A वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल मैं लिखता हूं अगर थीटा, ठीक है, तो यहां आएगा थीटा। अगर मैं यहां लिखता हूं अल्फा तो यहां आएगा अल्फा। मैं यहां लिखता हूं बीटा तो यहां आएगा, डोंट क्रैम थीटा, डोंट क्रैम थीटा। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इसमें हमारे पास अगर वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में हो, वेक्टर अगर कंपोनेंट की फॉर्म में हो कि मान लो A वेक्टर है, इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में AX है, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है I कैप। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ठीक है, तीसरा कंपोनेंट होगा z डायरेक्शन में AZ। ठीक है, इसका कंपोनेंट K। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा वेक्टर है, B वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, BX I कैप प्लस BY BZ। ठीक है, तो A डॉट B आपने सीधा याद रखिए, AX इंटू I इंटू I जो होता है ना, I का मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 है ना, तो वो आएगा नहीं। तो BX I इंटू I 1 इंटू 1 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से AY BY प्लस AZ BZ। कल हमने ये किया था, फिर मैंने आपको इसके दो एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। सेकंड, अगर डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का खुद के साथ, कोई वेक्टर है मेरे पास a, इसका डॉट प्रोडक्ट खुद इसी के साथ, b के साथ नहीं, खुद इसी के साथ, a का डॉट प्रोडक्ट खुद a के साथ, तो ये आएगा a डॉट a। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू, अब कोई वेक्टर, ये a वेक्टर है, ये खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? कितना बनाएगा? कितना बनाएगा? 0, है ना? तो cos 0, cos 0 कितना होता है? 1, तो क्या आया? a इंटू ए। ठीक है। और a इंटू ए को क्या लिखेंगे? a। क्लियर है? ठीक है। थर्ड क्या है? ये फर्स्ट आ गई, सेकंड, थर्ड। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये आ गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ। ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और दोनों ये वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो आंसर क्या आया? तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, और तीसरा एक ही लाइन पे, पैरेलल, एंटी पैरेलल और एक ही लाइन पे। तो अब इन दोनों के बीच में, इस केस में एंगल थीटा क्या होगा? 0। इस केस में थीटा क्या होगा? 180। और इस केस में भी थीटा क्या होगा? 0 होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? है ना? सिंपल है, बड़ा सिंपल है। ठीक है। तो हम पहला बात करते हैं जब थीटा क्या है? 0 है। ठीक है। तो a डॉट b इज इक्वल टू a b कॉस 0। तो ये क्या आ जाएगा? a b कॉस 0 1, है ना? तो क्या आ जाएगा? a b। ठीक है। दूसरा केस आता है जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के, डायरेक्शन एंटी पैरेलल है मतलब। ठीक है ना वंशिका? है ना? तो a डॉट b इज इक्वल टू a b कॉस, अभिनव सुन रहे हो ना? एब्सेंट आज जिंदा है? स्टैंड अप। दूसरा अभिनव, मेरा, है ना दोनों? यस। तो कॉस 180 -1, ठीक है। तो कॉस 180 की जगह क्या? ए बी और साथ में -1, तो ये आएगा -AB। ठीक है। इतना सा है इसमें ना कि आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो एंगल तो 0 होगा। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है। अगर एंटी पैरेलल है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है,
इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज वर्क। विच इज वर्क। ठीक है, नॉर्मली हम बोलते हैं, मैंने बोला अभी अभिनव को कि बेटे ये ना कैमरा नीचे छोड़ाओ। ठीक है, जैसे आपको आपकी मम्मा ने कोई काम दे दिया, जाओ मार्केट से लेके आओ। ठीक है, आप बोलते हैं हमने बहुत काम किया। जो हमारी कॉमन लैंग्वेज में जो वर्क है, ठीक है, और एक्चुअल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो वर्क, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक वॉचमैन है, ठीक है, गेट के ऊपर पूरा दिन खड़ा रहता है, सैलरी लेता है वो, है ना, पर प्रैक्टिकली देखें तो उसने कुछ नहीं किया। उसकी ना तो डिस्प्लेसमेंट हुई, ना उसके ऊपर कोई फोर्स लगी, है ना, वो खड़ा ही रहा ना। ठीक है, उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगी। ठीक है, उसकी ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुई। वो बोलेगा मेरे को सैलरी दो। ठीक है, आपने एक पैसा नहीं देना उसको, क्योंकि आप स्टूडेंट हो फिजिक्स के। भैया तो बताओ ना, फोर्स कहाँ लगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज, ना तेरे ऊपर कोई फोर्स लगी, ना तुम्हारी कोई डिस्प्लेसमेंट हुई, और तुम मुझसे सैलरी मांग रहे हो, है ना आपने कोई फोर्स लगाई, ना किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट हुई, आप मुझसे सैलरी मांग रहे हो। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल कि नॉर्मल लाइफ के अंदर वर्क कुछ डिफरेंट होता है, और जब हम फिजिक्स में करेंगे तो वहाँ पे फोर्स भी लगनी चाहिए, साथ में वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स में वर्क इज सेड टू बी डन when a force acting on a body actually move the body through some distance in the direction of force। ठीक है, बॉडी मूव करनी चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैंने बॉटल उठाई, मैंने फोर्स लगाई, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हुई, तो मैंने फोर्स कहाँ को लगाई, ऊपर को, डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हुई, ऊपर को, है ना, मैंने फोर्स लगाई आगे को, बॉडी कहाँ मूव कर रही है, आगे को, है ना, तो किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बॉडी शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, आगे आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के कारण कितना वर्क होता है। ठीक है, तो जो हम W इज इक्वल टू F इंटू एस करते थे, दैट फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, दैट फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। राइट डाउन, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज the product of magnitude of force
and the distance covered by the body in the direction of force. It's very important, in the direction of force. ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लिखते हैं W इज इक्वल टू F इंटू S. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो W होगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर. याद रखिए, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होता है. इधर दोनों वेक्टर हैं, बीच में डॉट है, तो इधर स्केलर आएगा. इधर दोनों वेक्टर हैं, बीच में डॉट है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो आंसर क्या आएगा? स्केलर. स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी. ये बात ध्यान में रखनी है. ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कोई बॉडी रख दी. ये बड़ा आराम से करवा रहा हूं मैं, आपने ध्यान से समझना है. अब ये बॉडी चलेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी. ठीक है, अब मैं मान लो मैं इस टेबल को खींच रहा हूं, तो मैं ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे, तो फोर्स ऐसे आ रही है. समझ गए? ऐसे खींच रहा हूं ना, या तो मैं ऐसे खींचूं. ठीक है, मैं अभी ऐसे खींच रहा हूं, उसको देखिए ध्यान से, समझना है आपने. फोर्स मैंने लगाई, ठीक है, इस डायरेक्शन में, सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया. अब ये फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट इधर को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर को वर्टिकल कंपोनेंट. क्लियर है? ठीक है, दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? अगर ये इसका नाम है फोर्स, F वेक्टर है, फोर्स वेक्टर होती है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, इसलिए फोर्स भी क्या होगी? वेक्टर होगी. ठीक है, फोर्स किससे बनती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से मिलती है हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी से मिलती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद हमें मिलती है फोर्स, है ना. ठीक है, तो ये फोर्स है, तो ये आ जाएगा F कॉस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट सुगम F साइन थीटा. क्लियर है ना? तो F जो होगा, ये फोर्स जो है हमारे पास F, इसके दो कंपोनेंट होंगे. वन कंपोनेंट F x होगा, जो x डायरेक्शन में होगा उसको Fx बोलेंगे, और ये होता है F cos थीटा. दूसरा कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में होगा Fy लिखेंगे, और ये होगा F sin थीटा. अब मैं इसको खींच रहा हूं, मैं ऐसे खींच रहा हूं टेबल को. ठीक है, मैंने ऐसे खींचा. ठीक है, तो ये ऊपर को थोड़ी ना आ रहा है, ये तो इधर को जा रहा है ना. मैंने इसको खींचा तो ऊपर को थोड़ी ना आ रहा है, ये तो
एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, देखते हैं अब। एज not moving in the direction of force। फोर्स मैंने ऐसे लगाई थी ना बेटे, ऐसे ऐसे खींच रहा हूं मैं, है ना, फोर्स तो इधर को लगा रहा हूं मैं, और बॉडी कहाँ को मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। फोर्स मैंने ऐसे लगाई, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये डायरेक्शन है कौन सी, एफ एक्स है, और इसको लिखते कैसे हैं, एफ कॉस थीटा। इसका मतलब नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट मूविंग इन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बॉडी ऊपर को भी नहीं जा रही है। जैसे मैं खींच रहा हूं तो बॉडी ऊपर को इधर को थोड़ी नहीं जा रही है, वो तो इधर को आ रही है। इसका मतलब वाई कंपोनेंट काम नहीं करेगा, फोर्स का वाई कंपोनेंट काम नहीं करेगा। समझ गए? ठीक है। तो जब हम वर्क लिखेंगे इस केस में, ठीक है, तो वर्क जो होगा W, ठीक है, उसमें हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे फोर्स का, एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां डॉट नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम कंपोनेंट ले रहे हैं, डॉट नहीं यूज करेंगे। जब हम वेक्टर लेते हैं ना, पूरा वेक्टर लेंगे, तब हम डॉट यूज करेंगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और जब हम कंपोनेंट लेंगे तब हम डॉट यूज नहीं करेंगे, तब हम डॉट यूज नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा, अब मेरे को बताइए एफ एक्स है क्या, इंटू, ठीक है, और एफ इंटू एस कॉस थीटा लिख सकता हूं, आगे पीछे लिख दिए। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहां से आया हमारे पास रिजल्ट W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। जो हमने यहां पे लिखा था पीछे, ये जो मैंने लिखवाया था ना इन वेक्टर फॉर्म, तो वो वहां से आया मैथमेटिकली। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, डायमेंशंस क्या होते हैं वर्क के, यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले वर्क के यूनिट्स देख लेते हैं। ठीक है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं स्केलर्स में ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं। फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर, है ना। तो वर्क के यूनिट क्या हो गए, न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम बोलते हैं जूल। क्लियर है? ठीक है, अगर मुझे 1 जूल की डेफिनेशन लिखनी हो, बड़ी सिंपल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। डेफिनेशन आप समझिए कैसे लिखनी है। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल वर्क इज सेड टू बी 1 जूल if a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter in the direction of force।
force work is said to be 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body by 1 meter. by 1 मीटर। ठीक है, तो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट्स जो रहते हैं वर्क के वो होते हैं एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट जो रहते हैं वर्क के वो क्या होंगे? जूल। ठीक है, अब सीजीएस में बात करें। सीजीएस सिस्टम में बात करें, समझ में आ रहा है सभी को बेटे? ओके, गुड। न्यूटन की सिस्टर का नाम याद है? ठीक है, डिस्टेंस सीजीएस में तो जूल की सिस्टर का नाम अर्ग। पंडित लोग करते हैं ना, सुबह सूर्य को देते हैं ना, है ना, वैसे ही याद रख लो, ऐसे अर्ग। ठीक है, याद रखने के लिए अर्ग, है ना, जूल ने अर्ग दिया। हिंदू लोग है ना, सूर्य को देते हैं ना अर्ग। हाँ, अर्ग। अब अर्ग की डेफिनेशन लिखनी हो वो भी सिंपल है ना, वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग if a force of 1 displaces a body by in the direction of हो गया। अब ये सच में इसकी कजन सिस्टर है कि नहीं? मतलब रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, है ना। तो न्यूटन इंटू मीटर, जूल, 1 साथ में 1 इंटू 1, न्यूटन इंटू मीटर जूल, है ना, 1 इंटू 1 1, ठीक है, 10⁵ इंटू 10⁻², डायन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना आ गया? 10⁻, बेस सेम हो तो पावर 10⁻⁷ और डायन इंटू सेंटीमीटर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डायन। आगे आता है वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, वर्क जीरो भी होता है। चल भाई आजा रिबू, देखें आज तेरी पावर। इस दीवार को धक्का दे, दे ना, चलो दे धक्का दे, ट्राई तो कर, ऐसे कैसे नहीं होगी? तुम्हारा कोई पता नहीं, दीवार भी गिरा दे, कोशिश कर बेटे, लगा, चल मैं भी लगाता हूँ, चल। हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है ना,
तो इस केस में क्या होगा, वर्क जीरो, वर्क जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क जीरो, फोर्स जितनी मर्जी लगाते रहो, है ना, इतनी लगाओ इतनी लगाओ इतनी लगाओ, जितनी मर्जी लगाते रहो, डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो। ठीक है, तो हम देखेंगे वर्क जो है पॉजिटिव कब होता है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि वर्क जो होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस वेक्टर। ठीक है, अब वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, वर्क विल बी एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में एंगल होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क नेगेटिव होगा, वर्क जीरो होगा। क्यों वंशुल? ले will depend upon, you should make habit for my bad handwriting। ठीक है, अगले साल भी मेरे पास ही पढ़ना है, तो मेरी गंदी हैंडराइटिंग की आदत डाल लो। ठीक है, जब एंगल, सुनिए, पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुई, फोर्स इधर को लगी, एंगल थीटा। ठीक है, जब थीटा इज लेस देन 90, तो वर्क क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। चाहे मैं फोर्स मैं इधर को लगा रहा हूं, बॉडी इसी डायरेक्शन को मूव हो रही है, इसलिए वर्क इज पॉजिटिव। मैं खींच इधर को रहा हूं, बॉडी उधर को भाग रही है, ठीक है, तो नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो कब कि फोर्स इधर को लग रही है, ठीक है अभिनव, और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रही है। ठीक है, तो अब थीटा क्या ग्रेटर देन 90? yes, 90 से बड़ा ही है ना, है ना, तो उस केस में क्या होगा, वर्क इज नेगेटिव। जीरो, जीरो कब होगा? ठीक है, हाँ, जब थीटा इज इक्वल टू 90, और अगर इसका आप डॉट प्रोडक्ट खोलो, एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो, वर्क क्या हुआ, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, W is work is 0। कितना सिंपल। एक तो ये आ गया ना कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी या जिसमें मैंने फोर्स ही नहीं लगाई तब भी जीरो होगा, और दूसरी कंडीशन है कि फोर्स मैं इधर को लगा रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रही है, ठीक है, तो थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा 0। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इनके।
पॉजिटिव वर्क डन के, मैं सीधे लिखूंगा नहीं, बोलूंगा बस कि जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से नीचे को आ रही है, नीचे को आ रही है अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कुछ भी आप ऊपर से फेंक दो, है ना, तो उस समय वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि उस फोर्स अब इस समय फोर्स लग रही है उस बॉडी के ऊपर, कौन सी, ग्रेविटेशनल, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, यहां से आ रही थी, ये उसकी क्या है, मतलब इसके ऊपर फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर। दूसरा, घोड़ा किसी को खींच रहा है, किसको खींचता है घोड़ा, टांगे को, जानते हो टांगा, इंडिया में रहते हो ना, यहाँ आपको टांगे दिखेंगे, है ना, तो उसको जब खींचता है रोड के ऊपर, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। अगला एग्जाम्पल, दो ही है, दो ही याद रखो, या आप खींचते हो किसी टेबल को, ठीक है, दैट इज अगर खींच गया और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है सभी को, एनी डाउट? अच्छा, बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की, एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि जब मैं किसी बॉडी को खींच रहा हूं किसी रफ सरफेस के ऊपर, ठीक है, भले ही वो बॉडी इधर को आ रही है, पर उस समय उसके ऊपर फोर्स एक और लग रही होती है। यस, किसने बोला, वेरी गुड, कौन सी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क होगा, दैट विल बी नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब दूसरा है कि एक पॉजिटिव चार्ज, आपने 10th में पढ़ा होगा चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज पढ़ा है ना, कूलम्स लॉ, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ को जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ को जा रहा है, पर दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस समय भी जो वर्क होगा दैट विल बी, तो इसमें क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नेगेटिव वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, मींस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं या नेगेटिव डायरेक्शंस में होते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब जीरो वर्क डन देख लेते हैं। वो मैंने कहा नहीं आपको, एग्जांपल दिया किसका, वो नहीं चलेगा। आप प्लेटफॉर्म पे गए या बस स्टैंड पे गए, आपने कुली हायर किया, बोला ये मेरा लगेज उठा और चल मेरे साथ, ठीक है, चलता गया चलता गया चलता गया, कुली की तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लगेज की हुई नहीं हुई, है ना, ठीक है, कहाँ हुई, वो साथ में कौन बोल रहा है, क्वेरी अपनी बताओ बेटे, जो डाउट है बोलो, शाबाश। ले यार ले, मैं लेके चलता हूँ, ले। अब ध्यान दे, यहाँ पे ये कोई बॉटल मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स किसके इक्विवेलेंट, वेट के, वेट की डायरेक्शन नीचे को, इसकी डिस्प्लेसमेंट उधर को हो रही है, फोर्स नीचे को, डिस्प्लेसमेंट उधर को, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री होता है वर्क क्या होता है, समझ गए। तो कुली को कोई पैसा नहीं देना है प्लेटफॉर्म पे, समझ गए कि अब वो फोर्स एक अलग तरीके की है ना, कि ये फोर्स जो है वेट है, अभी वेट भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है, वेट के ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगता है, वो भी एक फोर्स है, वो तो मैंने अभी बताया नहीं आपको, फ्रिक्शन और इनर्शिया की बात की थी। नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो फोर्स, वेट इज आल्सो फोर्स। फोर्स के अलग अलग टाइप्स हैं, कहाँ पे कैसे एक्ट कर रही है उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है ना। तो ये जैसे आपने रखा, ठीक है, वेट इधर को यानी फोर्स इधर को,
डिस्प्लेसमेंट उधर को, एंगल 90 डिग्री, वर्क। अब आप कह रहे होंगे सर ने बॉटल सिर पे उठाई है ना, एग्जाम्पल से समझ आ गया ना अब, है ना, तो उठाने में क्या दिक्कत है। अच्छा, एक धागा ले लो, एक पत्थर बांध लो, धागे के साथ बांधते हैं ना, खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे करो, पत्थर ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। पत्थर ये है, ये धागा है। अब नई तरह की फोर्स, जब पत्थर घूमेगा, रोटेट करेगा इस तरह से, तो धागे में टेंशन आएगी, धागे में टेंशन आएगी। टेंशन भी एक फोर्स है। टेंशन होगी इस डायरेक्शन में, पत्थर घूम रहा है इस डायरेक्शन में, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई इधर, फोर्स लग रही है इधर, दोनों के बीच में एंगल होगा, फिर वर्क क्या होगा। सोचा कभी कि आपने पत्थर ही घुमाए आज तक, वहां कुछ फिजिक्स भी है। क्लियर। मैं यहां खड़ा हूं, जितना मर्जी मैंने वेट उठाया हुआ है, मेरी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तब भी वर्क क्या होगा, 0। अब आता है इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स, कि अगर फोर्स चेंज हो रही है तो, अभी हमने किया वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, है ना। अब आ गया वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स, कि फोर्स जो है वो वेरी हो रही है, अभी मैंने ज़्यादा लगा दी, फिर कम लगाई, फिर ज़्यादा लगाई, फिर कम लगाई, समझ गए। तो तब क्या होगा, उसको देखते कैसे करना है। वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स। वेरिंग मीन्स चेंजिंग। कंगना रनावत तो नहीं है ना, है? फुल नेम क्या है? कंगना ही है, ओके। तो समझ में आ रहा है ना। तेरे पापा भी साइंस के हैं ना टीचर, मैथ्स के हैं, तो साइंस मैथ एक ही है। तो वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स, कि जब फोर्स बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, तब वर्क क्या होगा, और उसको लिखेंगे कैसे। अभी हमने जितना पढ़ा W = F.S, दैट इज, अब इसमें क्या होगा, फोर्स चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम ज़्यादा होगी, है ना। जब फोर्स ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट कम होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। फोर्स कम लगेगी, डिस्प्लेसमेंट कम। देखते हैं कैसे करना है इसको, बहुत सिंपल है। तो मैं सिंपल सी डायग्राम बना लेता हूँ, मे भी डायग्राम से आपको इजीली समझ आता है। कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये फ्लोर है मान लो, ठीक है, एक सरफेस है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओरिजिन O, ठीक है, और मैं O से एक पॉइंट और ले लेता हूं, ठीक है, किसी डिस्टेंस S1 पे, यानी O से लेके पॉइंट ये जो है, जिसका नाम मैंने A रख दिया, इसके यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना है, S1 है, ठीक है। अब एक बॉडी ले लेता हूँ, कहाँ पे ली मैंने, पॉइंट P के ऊपर, ठीक है।
इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको पता है बॉडी डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में होगी, फर्श के ऊपर ही चलेगी ना। इधर जैसे हम टेबल को खींचेंगे तो इसी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो जो मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में, क्लियर है ना। तो बॉडी पहुंच गई किसी और पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट लेता हूं, मैंने रख दिया Q, ठीक है। और P और Q के बीच का P और Q के बीच की डिस्प्लेसमेंट मान ली मैंने ds। P और Q के बीच का डिस्प्लेसमेंट मान ली मैंने ds, ठीक है। बस यहीं से बात हो गई, ठीक है। और दूसरी डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई पॉइंट P Q R S ले लेता हूँ, या B, यहाँ A लिया है तो इसको B ले लो। मतलब P और Q के बीच का डिस्टेंस ds है, इतना समझ लो आप बात को, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं PQ वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर। मैं क्या लिख सकता हूं, PQ वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर, यानी P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ds, और उसको वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर में डायरेक्शन भी पता चल रही है, वेक्टर में डायरेक्शन भी पता चल रही है। मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो ds है, पर मैग्नीट्यूड इंक्लूडिंग डायरेक्शन बोलेंगे तो ds वेक्टर भी है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ds जो है इट्स वेरी स्मॉल, ds इज वेरी स्मॉल एंड इज अरे भैया मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क भी थोड़ा सा हुआ है ना, तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा ds, तो थोड़े से वर्क को मैं लिखूंगा dw। थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है ds, तो थोड़ी से को लिखोगे आप dw, थोड़े से वर्क को, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट को ds, थोड़ी सी फोर्स को df, थोड़े से मास को dm, ठीक है। फोर्स तो उतनी लग रही है पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, थोड़ी सी हुई, ठीक है। तो वर्क भी क्या हुआ, थोड़ा सा हुआ। फोर्स मैंने उतनी लगाई पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी हुई, तो वर्क भी क्या हुआ, थोड़ा सा हुआ, ठीक है। तो थोड़े से वर्क को मैंने dw लिख दिया, थोड़ी सी फोर्स को मैंने, जो फोर्स तो मैंने उतनी लगाई उसको तो मैं f ही लिखूंगा, और उसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई तो जिसको लिखूंगा मैं ds, तो dw इज इक्वल टू f डॉट ds। तो मुझे अगर टोटल वर्क डन निकालना हो, ठीक है, कहां से कहां, इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A टू B, पॉइंट A टू B, ठीक है। A टू B क्या,
ओरिजिन से इस डिस्टेंस को मैं मान लूंगा S2। ठीक है, तो इस वर्क डन को मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे, टोटल वर्क डन को मैं लिखूंगा W, और ये इंटीग्रेशन होगी किसकी? dW की, कहां से कहां? A से B। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं A to B, और dW क्या है? F डॉट ds। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बात करूं, इसकी टर्म्स में बात करूं, तो हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो कहां से लेंगे? ओरिजिन से लेंगे। ठीक है, तो बॉडी A और B के बीच का डिस्टेंस यानी S1 से S2, तो A to B की जगह मैं क्या लिख दूंगा? S1 से S2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू S1 to S2 F डॉट ds। ठीक है, अगर if bodies are if force and displacement are in same direction, if force and displacement means F and ds are in same direction, तब उनके बीच में एंगल 0, यही होगा ना? जब दोनों एक ही फोर्स भी जिधर को लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी उधर को हो रही है, एंगल क्या हुआ? 0 है ना? तो F डॉट ds तब क्या बन जाएगा? F इंटू ds, है ना? तो वर्क क्या आ जाएगा मेरे पास? W इज इक्वल टू इंटीग्रल S1 टू S2, है ना, और F ds। This is the work done by varying force. ठीक है, and tomorrow we will do energy. Thank you very much.